The year was 1776. एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी. बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस. इस बुक में इन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में बताया हुआ है कि कैपिटलिज्म क्या चीज है, कैसे चलता है. सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को शायद कैपिटलिज्म. पॉलिटी में भी पढ़ेंगे. कैपिटलिज्म नहीं पढ़ा है, सोशलिज्म पढ़ा है. सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म नहीं पढ़ा. ठीक है, पढ़ाएंगे आप आगे. इकोनॉमिक्स में भी है वो, पॉलिटी में भी है. तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इन्हीं को बोलते हैं और फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी इन्हीं को बोलते हैं. इकोनॉमिक्स और कैपिटलिज्म एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है. ठीक है, तो इन्होंने सारी की सारी फिलोसफी जो कैपिटलिज्म की होती है कि क्या होता है कैपिटलिज्म, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो इस बुक से ड्राइव की गई है सारी चीजें. तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इस बुक लिखने की वजह से. हमने क्या पढ़ा था क्लास? हमने एक फेडरलिज्म पढ़ा था. मैंने फेडरलिज्म बताया था क्या होता है, और ये बताया था कि इंडिया क्वाज़ी फेडरल स्टेट है. और क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी पढ़ा था, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, फिर हमने टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े थे. और टूल्स पे हमने लेक्चर और किया था कि टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, बताओ. फेडरलिज्म बताओ क्या होता है. सर, जब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एक लेवल पे नहीं बल्कि डिफरेंट लेवल्स पे होता है तब फेडरलिज्म. ऐसे तो नहीं बताया था मैंने. इंडिया में 3 टायर्स हैं. टीयर, टीयर, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर. टीयर, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर. टायर वो जो गाड़ी में डलता है, TYR, टायर. ये टीयर, TIER. ठीक है. और सेंट्रल टीयर, सेंट्रल लेवल पे टीयर जो सेंट्रल. मैंने डिफाइन करके बताया था कि फेडरलिज्म, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं. एग्जैक्टली. बैठो बताओ. हाँ बोल सकते हो. हाँ, डिवाइडेड. मतलब पावर इज डिवाइडेड. कौन सी पावर? लॉ मेकिंग पावर. द डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर इज फेडरलिज्म. जहां पे लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड किया जाता है ना, उसको फेडरलिज्म बोला जाता है. लॉ मेकिंग कौन सी? जो लॉ बनाने की पावर है. कौन से लॉ? गवर्न करने के लिए, लोगों को गवर्न करने के लिए, या किसी कंट्री को गवर्न करने के लिए जो लॉ बनाने हैं, वो लॉ बनाने की पावर अगर डिवाइडेड है, ठीक है, तो वो फेडरल सिस्टम है. और एक एक ही पास है तो वो सेंट्रल सिस्टम है. ठीक है. देन उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो 3 टूल हमने डेमोक्रेसी के पढ़े थे. सॉरी 4. कौन कौन से थे? इनिशिएटिव. ठीक है, लिखो तो उनके बारे में. रिकॉल, क्योंकि मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा, सिर्फ समझाया था कि रिकॉल क्या होता है. व्हेन पीपल हैव द चॉइस टू रिकॉल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम. ठीक है, उसको रिकॉल बोलते हैं. कि व्हेन पीपल आर इलेक्टेड समवन, समझा रहा हूं अभी, लिखवा नहीं रहा. पीपल, व्हेन पीपल इलेक्ट समवन, तो उसको एक फिक्स टेन्योर के लिए इलेक्ट किया जाता है. ठीक है, वो फिक्स टेन्योर वेरी करता है कंट्री टू कंट्री. जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट को 4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है. इंडिया में प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है. इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है. तो वो एक फिक्स टेन्योर होता है हमेशा. राज्यसभा जो मेंबर है उनको 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है. तो टेन्योर वेरी करता है. तो उस जो फिक्स टेन्योर से पहले अगर हम उस रिप्रेजेंटेटिव को उसकी पोस्ट से हटा दें तो उसको रिकॉल बोलते हैं. ठीक है, लिखो. ए प्रोसेस, रिकॉल करके डैश करके लिखो. ए प्रोसेस allowing voters, a process allowing voters to remove an elected official, to remove an elected official from office, from office before their
term expires, before their term expires, expires, full stop। ये रिकॉल सिस्टम अमेरिका में है, वहां पे हालांकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है लेकिन फिर भी वहां पे रिकॉल सिस्टम है। वहां पे जो अलग अलग स्टेट्स के मेयर होते हैं, है वही थर्ड टीयर पे, जैसे हमारे यहाँ पे थर्ड टीयर पे है, तो मेयर को रिकॉल कर सकते हैं वो। ठीक है, मेयर क्या होता है? इट्स लाइक ए सरपंच ऑफ ए सिटी। किसी सिटी में जो सरपंच होता है वो मेयर होता है। ठीक है, तो मेयर को टाइम से पहले रिकॉल कर सकते हैं। या हमने पढ़ा था इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव जो सरपंच है उसको रिकॉल किया जा सकता है। हर स्टेट में नहीं है ये, कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स में ये है। हरियाणा के अंदर है, मोस्टली साउदर्न स्टेट में है ये। ठीक है, हम जब सिस्टम पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि साउदर्न स्टेट्स जो हैं, साउदर्न स्टेट्स मींस जो चार स्टेट हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और पांचवा भी हो गया क्योंकि 2014 में डिवीजन हो गया था आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना बन गया। तो मेनली इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, पीपल आर मोर एजुकेटेड, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रखा है इन स्टेट्स ने। ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम बैक 1980s के अराउंड, 1970s 80s में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंडिया की, तो उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था कि हमें इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम में इन स्टेट्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन सब स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की। तो वहां पे अब पॉपुलेशन कंट्रोल्ड होता है तो उससे होता क्या है, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है। पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा स्ट्रेन रहेगा। एक घर में 10 लोग हैं, कमाने वाला एक है, एक घर में कमाने वाला एक है, टोटल 4 लोग हैं खाने वाले। ठीक है, या उस घर में 4 लोग रह रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा स्टाइल किसका होगा? जहाँ पे 4 लोग रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज ए जो है वहां पे 10 लोग रह रहे हैं, वहां पे भी एक ही नेचुरल रिसोर्स है, एक ही पर्सन है जो अर्न कर रहा है। बी में जहाँ 4 है वहां पे भी एक ही अर्न कर रहा है। तो ऑब्वियस है 10 वाले में नेचुरल रिसोर्सेज पे स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव आना। खिंचाव का मतलब है कि उनको बहुत कम कम नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे हर एक पर्सन को, 4 वाले में ज्यादा मिलेंगे। द सेम गोज विद द पॉपुलेशन एंड कंट्री। जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के अपने एडवर्स इफेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा लोग हैं तो वो ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे। ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे, एनर्जी का मतलब ज्यादा लोग हैं ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे, मतलब जब मैं कोई चीज बताऊं तो आप लोगों को नहीं पता है तो हाथ उठा के पूछो कि आप क्या बोल दिया आपने। ठीक है, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। मैंने बोला किसी कंट्री में ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे। ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे का मतलब एक बोलो, सबने धीरे धीरे सब कुछ बोल दिया, पता ही लगा क्या बोला। मतलब क्या है ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे का मतलब? ठीक है, लाइक मतलब वो लोग ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ज्यादा एसी कूलर फैन चलेंगे, ज्यादा गाड़ियां चलेंगी, ज्यादा फ्यूल यूज करेंगे। तो ये एनर्जी है जो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वो ज्यादा यूज करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस ज्यादा रिलीज करेंगे, इन्वायरमेंट को ज्यादा डिग्रेड करेंगे। इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज एग्रीकल्चर पे होंगे। अगर ज्यादा, अभी जैसे बारिश हो रही है अभी, ठीक है, हालांकि आप ज्योग्राफी में एक फिनोमेना पढ़ोगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ये बारिश उसकी वजह से हो रही है। ठीक है, इंडिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉनसून की वजह से बारिश होती है। ठीक है, लोअर क्लासेज में तो मॉनसून की वजह से बारिश होती है। दूसरा फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बारिश होती है इंडिया में। वेस्टर्न डिस्टरबेंस ऑब्वियस है, नाम बता रहा है वेस्ट से आते हैं। वेस्ट मतलब मेडिटेरेनियन सी है एक जगह जो हम देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर और यूरोप कॉन्टिनेंट के नीचे मेडिटेरेनियन नाम का एक सी है, वहां से राइज होता है ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो ये क्यों राइज होता है? ठीक है, क्या रीजन है उसका? और अब ये सडन राइज हो रहा है, इस टाइम पे राइज होना इंडिया में, इस टाइम पे वीट की कटाई का टाइम है। तो वीट की कटाई का टाइम है, बारिश होगी एक्सेसिव, खेत में जो गेहूं है उसका स्टेम जो है वो लीन कर जाएगा और झुक के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि पूरा बिछ जाएंगे, एक तरह से बिछ जाएंगे।
तो फिर से उनको सोयल मिल जाएगी और फिर जर्मिनेट कर जाएंगे, तो फिर जर्मिनेट कर जाएंगे तो खाने के लिए कहाँ से मिलेंगे लोगों को, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि ज्यादा लोग थे, ज्यादा एनर्जी यूज की, ज्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज की, ग्रीन हाउस गैस ने एडवर्स इंपैक्ट डाला इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट मतलब कि क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट का मतलब वेदर लगा लो, हालांकि ये दोनों भी अलग होते हैं, क्लाइमेट और वेदर अलग होते हैं। छठी क्लास में पहली डेफिनेशन आप लोग यही पढ़ते हो, वेदर वर्सेस क्लाइमेट, ठीक है। तो वेदर पे, वेदर होता है इंस्टेंट फिनोमिना, अभी क्या है, धूप है, छाव है, वेदर है, ठीक है। क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म फिनोमिना, ठीक है। लॉन्ग टर्म वेदर को क्लाइमेट बोलते हैं। कितना लॉन्ग टर्म, लगभग 30 साल का वेदर स्टडी करके, लगभग 30 इयर्स जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में एक वेदर को स्टडी करते हो तो आप उस एरिया का क्लाइमेट बता पाते हो कैसा होता है, ठीक है। हालांकि ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, मतलब जो भी पढ़ाएगा आपको ज्योग्राफी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सिक्वेंसेज हो रहा है ग्रीन हाउस गैस निकलने की वजह से, जो हमारा व्हीट प्रोडक्शन है, राइस प्रोडक्शन है, उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, तो प्राइस बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, लोग तो उतने ही है खाने वाले या बढ़ रहे हैं, तो प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगी, महंगाई आएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन अपने आप में एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज पे स्ट्रेन आएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज किया जाता है, ठीक है। मैं तो ये भी भूल गया इतना एक्सप्लेन करते करते कि स्टार्ट कहाँ से किया था कहाँ क्या बताने लगा था मैं आप लोगों को, हाँ नहीं नहीं, रिकॉल तो बता रहा था, एग्जाम्पल क्यों दिया, नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल दे रहा था, चलो फॉरगेट अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लेबिसाइट, तो रिकॉल हो गया, रिकॉल मतलब टाइम से पहले बुला लेना, तो कोई ना कोई कुछ आया होगा माइंड में जहां से मैंने एग्जांपल स्टार्ट किया होगा, मैं वही भूल गया कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। आपने रिकॉल का एग्जांपल देते देते आप इंदिरा गांधी को पॉपुलेशन कंट्रोल में पहुंच गए, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो हाँ ठीक है। मैं साउदर्न स्टेट्स की बात कर रहा था कि साउदर्न स्टेट में सिस्टम अच्छा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, वहां से पहुंच गए, ठीक है। तो साउदर्न स्टेट में रिकॉल सिस्टम है, वो ये बता रहा था मैं आप लोगों को कि साउदर्न स्टेट्स में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, पॉलिटिकल सिस्टम भी अच्छा है नॉर्दर्न के कंपैरिजन में, और इवन साउदर्न स्टेट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को इंडिया से अलग कर दो, वी वांट टू क्रिएट ए न्यू नेशन फ्रॉम द नेम ऑफ द्रविड़ नायडू। द्रविड़ लैंग्वेज है कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल, इन चार को द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिन की वजह से द्रविडियन लैंग्वेज बोला जाता है इनको। तो ये द्रविडियन स्टेट चाह रहे हैं कि हम लोगों को अलग कर दो, हम द्रविड़ नाडु नाम का एक कंट्री बनाएंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया के साथ नहीं जाना चाह रहे। क्यों नहीं जाना चाह रहे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लेबिसाइट, ठीक है। तो हमने पढ़ा था फिर ऐसी चीजों के लिए प्लेबिसाइट होता है कि कोई अलग होना चाह रहा हो तो, ठीक है। तो प्लेबिसाइट होता है जब सोवरेनिटी पे इशू आए, ठीक है, इंटीग्रिटी पे इशू आए कि किसी पार्ट को अलग करना है या ऐड करना है, ठीक है। लिखो, प्लेबिसाइट, ए डायरेक्ट ऑफन एडवाइजरी वोट, ए डायरेक्ट ऑफन एडवाइजरी वोट by the entire electorate, by the entire electorate, ELECTORATE, इलेक्टोरेट ब्रैकेट में वोटर्स, इलेक्टोरेट का मतलब होता है वोटर, on a fundamental public issue, a direct often advisory vote by the entire electorate on a fundamental public issue, comma, usually concerning CONCERNING, concerning sovereignty, SOVEREIGNTY, or national borders, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल दिया था आप लोगों को, कहाँ हुआ था, जूनागढ़, लिखो, फॉर एग्जाम्पल द 1947 plebiscite in
जूनागढ़, JUNAGADH, जूनागढ़, regarding its accession, accession का मतलब मिलाना, ACCESSION, accession to India, accession to India. नेक्स्ट लिखो रेफरेंडम. नेक्स्ट इज रेफरेंडम. A direct vote where the electorate is asked to either accept or reject a specific legislative proposal, accept or reject a specific legislative proposal, LEGISLATIV, legislative proposal, PROPOSAL, or constitutional change referred to them by the government. मतलब ये है जो आप लोगों ने लिखा है उसका कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मतलब वैसे तो गवर्नमेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं नॉर्मली वही लेजिस्लेचर होते हैं. जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव भी है और लेजिस्लेटर भी है, क्योंकि वो एमपी भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है. प्राइम मिनिस्टर होना एग्जीक्यूटिव है, एमपी होना लेजिस्लेचर है. वाराणसी यूपी में एक जगह है, वहां से वो एमपी है, ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जो है लोगों के सामने एक प्रपोजल रखेंगे, उस प्रपोजल पे वोट मांगा जाएगा. वोट यस या नो में करना है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी वाला केस दिया कि भाई अगर जो साउदर्न स्टेट के लोग हैं उनसे ये पूछा जाए कि आप लोग क्या चाह रहे हो, अलग स्टेट बनाना चाह रहे हो कि नहीं बनाना चाह रहे हो. स्टेट का मतलब पॉलिटिकल स्टेट, मतलब कंट्री, ठीक है. आप लोगों के टर्म में कंट्री, पॉलिटी में स्टेट ही बोलते हैं उसको. तो पॉलिटिकल स्टेट जब मैं बोल रहा हूं तो इंडिया वाले स्टेट नहीं, कंट्री. पॉलिटिकल स्टेट का मतलब समझाया था. तो आप लोग अलग होके अलग से कंट्री बनाना चाह रहे हो, ठीक है. तो यस या नो, तो कितने उसके फेवर में वोट करेंगे, किसके उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे. तो ये रेफरेंडम है. रेफरेंडम यस या नो में होता है नॉर्मली, ठीक है. प्लेबिसाइट इंपोर्टेंट बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए होता है. ये मेजर फर्क है दोनों में. रेफरेंडम जो इंटरनल मैटर है उस पर यस या नो वोट होता है. प्लेबिसाइट नॉर्मली बाउंड्री डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए होता है कि आप कौन सी कंट्री में रहना चाहोगे. जूनागढ़ इंडिया में आएगा कि पाकिस्तान में जाएगा, कश्मीर इंडिया में आएगा कि पाकिस्तान में जाएगा, ठीक है. अभी ऐसा रेफरेंडम जो एक बहुत फेमस रेफरेंडम हम पढ़ेंगे, लिखो. फॉर एग्जाम्पल द 2016 ब्रेक्जिट रेफरेंडम. 2016 ब्रेक्जिट रेफरेंडम in the UK. ब्रेक्जिट रेफरेंडम क्या था? ये एक पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है. ब्रेक्जिट क्या है? एक पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है. अब ये पोर्टमोन्ट्यू वर्ड क्या होते हैं? वो वर्ड जो दो या उससे ज्यादा वर्ड के कॉम्बिनेशन से बने तो उसको पोर्टमोन्ट्यू वर्ड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ब्रेकफास्ट ना करें ना लंच करें तो आजकल बोल देते हैं ब्रंच. मतलब आप अगर 10-11 बजे खा रहे हो, ईट कर रहे हो,
तो आप ना ब्रेकफास्ट कर रहे हो ना आप लंच कर रहे हो तो ब्रंच बोलेंगे उसको। तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच से मिल गया ब्रंच। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है जो दो या उससे ज्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ पे BR का मतलब है ब्रिटेन और एग्जिट का मतलब एग्जिट ही है, ब्रिटेन का एग्जिट। ठीक है, ब्रिटेन का एग्जिट कहां से? यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के एग्जिट होने को ब्रेक्जिट बोला जाता है। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट था जो रिसेंटली हुआ है। रिसेंटली का मतलब होता है जो पिछले 8-10 सालों में हुआ है। ठीक है, ब्रेक्जिट, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में है कि ब्रेक्जिट क्या था, कैसे हुआ। तो पूरा EU, यूरोपियन यूनियन, पढ़ा है आप लोगों ने पहले कभी EU के बारे में? EU सुना है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप की जो कंट्री हैं उनका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, उसको बोलते हैं EU, यूरोपियन यूनियन। इस यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, 27 कंट्री हैं यूरोप की जो EU मिलके बनाती है। ठीक है, पहले 28 थी, 28 थी। तो ब्रिटेन के लोगों से पूछा गया, वोट करके बताओ क्या हम EU में रहें या ना रहें, मतलब हम उस ग्रुपिंग का पार्ट रहें या ना रहें। तो दे वोटेड, जो ना रहने के फेवर में थे वो वोट ज्यादा आए। ठीक है, तो ब्रिटेन को EU से बाहर निकाल लिया गया, तो उसको ब्रेक्जिट बोला जाता है। तो बाहर निकालने के लिए वोटिंग हुआ, उसको रेफरेंडम बोला जाता है, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली रेफरेंडम हमारे नेबर में भी हुआ है। रेफरेंडम अभी कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में अभी नई गवर्नमेंट बनी है। हालांकि हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्री है वो सारी डिटेल में पढ़ेंगे हम, कब कैसे बनी, क्या क्या उनके अंदर पॉलिटिकल चेंज आए, वो सारा का सारा सिलेबस में है। 11th में नहीं, 12th में हालांकि। ठीक है, बांग्लादेश में अभी तारिक रहमान नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो करंट अफेयर के हिसाब से याद रखना, द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इज तारिक रहमान। ठीक है, ये पर्सन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मोहम्मद यूनिस नाम के एक पर्सन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का मतलब है टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर, कि कुछ टाइम के लिए जो इलेक्ट ना किया हो गया हो, या इसको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो मोहम्मद यूनिस से पहले एक लेडी थी शेख हसीना। अभी हो सकता है आप लोगों को ये वर्ड नाम अजीब अजीब लगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो कुछ टाइम पे ये नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो ये लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत अंदर तक हम लोगों को चीजों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, और याद हो जाते हैं, जब मुझे याद है तो आप लोगों को भी हो जाएंगे अगर आप रिवाइज करोगे तो। शेख हसीना ने एक बहुत लंबे टाइम तक वेस्ट बंगाल पे बांग्लादेश पे रूल किया। ठीक है, उसके बाद इन पे करप्शन के चार्जेस लगे और वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया बांग्लादेश में। ये अभी रिसेंट की बात है, 2024-25 की, और इनको छोड़ के बांग्लादेश भागना पड़ा और ये इंडिया में आके इन्होंने शरण ली। ठीक है, नाउ शी इज इन एक्साइल। एक्साइल बोलते हैं EXIL, एक्साइल मतलब देश निकाला देना। ठीक है, तो शी इज ऑन एक्साइल इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में ये रेफ्यूजी है एक तरह के, अब जहां आई है वहां रेफ्यूजी है, जहां से गए हो वहां से एक्साइल पे हो। ठीक है, तो इंडिया में इन्होंने शरण लिया हुआ है, तो इनका बदल के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया मोहम्मद यूनिस को। मोहम्मद यूनिस भी एक काफी फेमस पर्सन है जिनको हम पढ़ेंगे बाद में। मैं नाम इसलिए बताता हूं ताकि जब दोबारा रिपीट हो, तीसरी बार हो, तो आप लोगों को वो चीजें याद हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया बांग्लादेश में रिसेंटली। रेफरेंडम में इन्होंने दो चीजें की कि एक तो जो प्राइम मिनिस्टर बनता है बांग्लादेश में, कि उसके टेन्योर को फिक्स कर दो, उसके टाइम पीरियड को फिक्स कर दो, उसके टेन्योर नहीं टर्म, उसके टर्म को फिक्स कर दो। टेन्योर तो होगा कितना लंबा रहेगा, टर्म मतलब कितनी बार वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जैसे इंडिया में टेन्योर फिक्स है 5 साल, टर्म फिक्स नहीं है, एक पर्सन कितनी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो जब एक पर्सन ज्यादा बार प्राइम मिनिस्टर बनता है
तो उसकी ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप में बदलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जब एक पर्सन को बहुत लंबा टाइम हो गया रूल करते हुए, तो फिर उसका मन थोड़ी करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़े, तो वो कुछ गड़बड़ करने की सोचता है और सोचता है कि मैं पावर में बना रहूं। ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हमारे पड़ोस में ही है, चाइना में जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो उन्होंने अपने आप को अटर्नल प्रेसिडेंट बना रखा है वहां का, कि जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा। उसके बराबर में एक और देश है रशिया, वहां पे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी अपने आप को एटर्नल प्रेसिडेंट बना रखा है कि मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा। किसी टाइम ये दोनों डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आई थी। ठीक है, तो जब लंबे टाइम तक कोई मल्टीपल टर्म्स में कोई आता है, तो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो डिक्टेटर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कुर्सी को कोई नहीं छोड़ना चाहता, पावर को कोई नहीं छोड़ना चाहता। पावर मतलब लीगल अथॉरिटी। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने यही चीज की बांग्लादेश में लंबे टाइम तक, लगभग 1990 से और 2025 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही वहां पे। तो इतना लंबा टाइम हो गया है, कौन प्राइम मिनिस्टर को छोड़ना चाहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है वो कंट्री में। ठीक है, तो प्रोटेस्ट से छोड़ा। तो इसके बाद इन्होंने एक रेफरेंडम लिया, लोगों से पूछा क्या हम बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर है उसकी टर्म को फिक्स कर दे क्या 2 टर्म के लिए। तो 68% लोगों ने जवाब दिया हाँ कर दो। तो अब बांग्लादेश में 2 टर्म फिक्स कर दी गई हैं कि कोई भी पर्सन कंजिक्यूटिव हो या कैसे भी हो, 2 टर्म से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये रेफरेंडम अभी रिसेंटली हमारे नेबर में ही हुआ है, पिछले साल 2025 में। तो रेफरेंडम के मैंने 2 एग्जांपल दे दिए, जहां पे लोगों से वोट करके बस यस और नो पूछा जाता है। एक ब्रेक्जिट का और एक इसको जुलाई चार्टर बोला जाता है। जो ये बांग्लादेश में रेफरेंडम हुआ है इसका नाम है जुलाई चार्टर। चार्टर होता है किसी पेपर पे कुछ लिख देना, ये चार्टर, कुछ रूल्स रेगुलेशन लिख देना किसी पेपर पे, उसको चार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जुलाई चार्टर इज रिलेटेड टू बांग्लादेश, और बांग्लादेश में रेफरेंडम करके पूछा गया whether the term limit of the prime minister should be fixed or not। तो लोगों ने कहा हाँ फिक्स कर दो, 68 ने यस में आंसर किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट बच गया इनिशिएटिव। द फोर्थ वन इज इनिशिएटिव। a mechanism empowering empowering मतलब किसी को पावर देना। ठीक है, पावर का मतलब अथॉरिटी देना, इंपावर करना। ठीक है, जैसे बोला जाता है इंडिया में फीमेल इंपावरमेंट होना चाहिए। फीमेल इंपावरमेंट का मतलब ये है कि उनको जॉब दो, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, तो उनका इंपावरमेंट होगा। ठीक है, इंपावरमेंट का मतलब अलग अलग होता है अलग अलग जगह पे। ए मैकेनिज्म इंपावरिंग सिटीजन्स, तो सिटीजन्स को पावर मिलेगी टू बाईपास द लेजिस्लेचर, BYPASS, the legislature, and propose new laws or constitutional amendments by collecting a required number of voter, by collecting COLLECTING, मतलब उनको टुगेदर करना, collecting मतलब टुगेदर, a required number of voter signatures to trigger TRIGGER to trigger a public vote। मतलब ये कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में लेट्स सपोज पॉपुलेशन है 1 लाख। अब ये 1 लाख लोग ये चाह रहे हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि कोई पार्क बना दिया जाए। ठीक है, तो इन 1 लाख लोगों को ऑब्वियस ही बात है कि सारे के सारे वोट नहीं करेंगे, इनको अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जाएगा।
जैसे हमारे यहाँ स्टेट हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे उनके यहाँ पे भी अलग अलग एरियाज है, उनमें डिवाइड किया जाएगा। स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं उनको। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है वोटिंग एरिया, ठीक है। तो एक एरिया के लोग ये चाह रहे हैं कि उनके एरिया में पार्क बने, और इस एरिया में लेट्स सपोज पर्सन रहते हैं 1500, तो ये 1500 लोग में से कम हाफ चाहिए, आधे लोग एक प्रपोजल पे लिखेंगे, एक पेपर पे लिखेंगे कि भाई हम लोग चाहते हैं कि इस एरिया में एक पार्क बनाया जाए, और ये 1500 लोग सिग्नेचर करके देंगे। उसमें सिग्नेचर करने के बाद वो एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव वहां पे पार्क बनवाएंगे। तो ये पार्क बनवाने का इनिशिएटिव लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ने नहीं लिया, लोगों ने लिया है, ठीक है। हालांकि स्विट्जरलैंड में भी लेजिस्लेचर है, ऐसा नहीं है कि वहां लेजिस्लेचर नहीं है, लेजिस्लेचर है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी पावर दी गई है कि आप चाहो कोई लॉ बनाना तो आप लोग भी बना सकते हो। जैसे इंडिया में हम लोग चाहें कोई लॉ बनवा दें, मान लिया कि हम लोग ये चाहें कि भाई एक ऐसा लॉ बनना चाहिए कि भाई सिटीज के अंदर बहुत हैवी ट्रैफिक ना आए, ठीक है, ज्यादा हैवी ट्रैफिक ना आए, ज्यादा कंजेशन ना हो, तो एक लॉ बनना चाहिए। तो यहाँ के लोगों के चाहने से लॉ नहीं बनेगा, उनको हमें लॉ बनाने के लिए हमारे एमपी के पास जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा हम ऐसा लॉ बनाना चाह रहे हैं, फिर वो उस बात को पार्लियामेंट में लेके जाएगा, ठीक है, तो लॉ बनेगा। अब उसकी बात नहीं भी सुनी जाए, क्योंकि दैट इज द वन ऑफ 543, 543 में से वो एक है, ना भी सुनी जाए उसकी वो बात, तो उस एरिया में वो लॉ नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों के पास पावर हो कि हम लोग आपस में बात करें, देखो भाई सिटी में प्रॉब्लम हो रही है और हम ऐसा लॉ बनाएं, तो हम एक एप्लीकेशन लिखें और सिटी के जितनी पॉपुलेशन है उसके आधे से ज्यादा उस पर एग्री करे, साइन करे, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ही लॉ बन जाए, उसमें किसी की रिक्वायरमेंट ही ना हो परमिशन की। तो ये पावर होती है डायरेक्ट लॉ बनाने की, इसको इनिशिएटिव बोलते हैं, ठीक है, जहां पे आपने लेजिस्लेचर को बाईपास कर दिया और डायरेक्टली लोगों ने लॉ बना दिया, ठीक है। तो ये हो गए 4 टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनमें से इंडिया में जो है वो सिर्फ डायरेक्ट टूल ऑफ डेमोक्रेसी रिकॉल है, इनिशिएटिव है, ये दोनों हम यूज करते हैं थर्ड टीयर में। थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस में ये दो टूल दिए गए हैं। इनिशिएटिव तो है ही, मैंने बताया था कि ग्राम सभा मिलके जो बनाना चाहे वो बना सकती है, किसी भी गांव में लोग, ठीक है। और रिकॉल मतलब अगर सरपंच को टाइम से पहले बुलाना है, उसके टेन्योर पूरा होने से पहले हटाना चाह रहे हैं तो हटा सकते हैं, उसके लिए सारे प्रोसीजर्स लॉ में गिवन है। हम लॉज इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी, जब हम बेसिक से ऊपर सुपरफिशियल पढ़ेंगे। अगर आप लॉ पढ़ोगे आगे जाके तो फिर आप इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि वो प्रोसीजर क्या है उसको हटाने का, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्रेसीज कर रहे थे हम, तो डेमोक्रेसी हो गया। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी होता है रूल बाय द नोबेलिटी। अरिस्टो का मतलब होता है नोबल, क्रेसी का मतलब हो गया रूल। तो रूल बाय नोबेलिटी इज अरिस्टोक्रेसी। अब ये नोबल कौन होते हैं? नोबेल का मतलब होता है रॉयल। रॉयल का मतलब जो किसी किंग या क्वीन की फैमिली के लोग हों, रॉयल लोग हों, अगर वो लोग रूल कर रहे हैं, किंग रूल नहीं कर रहा, उसके जो आसपास के रॉयल लोग हैं वो रूल कर रहे हैं, या एक पर्सन का रूल नहीं है। मान लिया एक तो होता है मोनार्की, मोनार्की होता है रूल बाय किंग और क्वीन। किंग या क्वीन के रूल को मोनार्की बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मोनार्क ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं उसकी फैमिली के, वो ज्यादा पावरफुल है, चल उनकी रही है जो उसके फैमिली के लोग हैं।
तो ऐसे को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, रूल बाय द नोबेल और नोबेलिटी। ठीक है, इज अरिस्टोक्रेसी। नोबेल कौन होंगे? जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका रूल होगा। तो एक हो गया मोनार्की, एक हो गया अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटो का मतलब होता है मिलिट्री, क्रेसी का मतलब है रूल। तो रूल बाय मिलिट्री इज स्टेटोक्रेसी। अब मिलिट्री का रूल कहां होगा? हमारे नेबरिंग स्टेट जो हैं, पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल है, वहां कभी से मिलिट्री पावरफुल रही है, और जो मिलिट्री जर्नल हैं उनके, वो बहुत बार प्रेसिडेंट बने हैं। मिलिट्री फोर्सफुली रूल ले लेती है उनसे, मतलब लोगों से जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं उनको हटा देती है और मिलिट्री रूल करती है। आज भी अभी भी जो शहबाज शरीफ इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो शहबाज शरीफ जो है वो मिलिट्री के द्वारा बैठाया गया एक पपेट है। पपेट मतलब कठपुतली है। तो मिलिट्री रूल कर रही है बैक एंड में, ठीक है, सिर्फ उसको फेस दिखाया गया है कि ये पर्सन प्राइम मिनिस्टर है। तो स्टेटोक्रेसी होता है रूल बाय मिलिट्री। तो हमारे नेबर में दो स्टेट हैं, म्यांमार और पाकिस्तान। इन दोनों में स्टेटोक्रेसी है फिलहाल, रूल बाय द मिलिट्री। यहां पे मिलिट्री का रूल है। नेक्स्ट है डन स्टेटोक्रेसी। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब होता है वन, क्रेसी का मतलब है रूल। रूल बाय वन पर्सन इज ऑटोक्रेसी। अब ऑटोक्रेसी नॉर्मली बोला जाता है डिक्टेटरशिप। ये वर्ड सुना होगा। डिक्टेटरशिप मतलब एक पर्सन की चल रही है, लेकिन वो पर्सन मिलिट्री से बिलोंग नहीं कर रहा। मिलिट्री से बिलोंग करता तो वो स्टेटोक्रेसी हो जाती। एक पर्सन का रूल है, ऑटोक्रेसी चल रही है, ठीक है, डिक्टेटरशिप है। ऑटोक्रेसी का एग्जाम्पल हमारे आसपास में अभी मैंने दो दिए थे आप लोगों को। चाइना में है ऑटोक्रेसी, ठीक है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनके, ये उनको सी बोलते हैं, शी जिनपिंग, XIC, ठीक है। कुछ टाइम पहले का इंसिडेंस है कि ये शी जिनपिंग इंडिया में आए थे, मतलब फ्रेंडली विजिट के लिए। और हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट चैनल है RSTV, राज्यसभा टीवी, तो उनके एंकर हैं, उन्होंने इनको 11 जिनपिंग बोल दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये 11 है, हमें दिखने में 11 ही लगेगा, तो 11 जिनपिंग। तो उस बेचारी को अपनी जॉब खोनी पड़ी, क्योंकि चाइना ने इस बात पे ऐतराज उठाया कि आप बेइज्जती कर रहे हो हमारे जो प्रीमियर है उनकी, ठीक है, तो उसको जॉब से हटाना पड़ा। तो एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी जॉब चली गई, ठीक है। तो ये शी जिनपिंग है। तो शी जिनपिंग कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, रसिया में किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया में। ये सब डिक्टेटर हैं, सब जगह पे ऑटोक्रेसी है, एक पर्सन का रूल है। सर मोनार्की भी फिर ऑटोक्रेसी है? बोल सकते हो एक वे में मोनार्की ऑटोक्रेसी, लेकिन नॉर्मली यूज किया जाता है जब कोई एक पर्सन खुद, मतलब उसका उसने उस स्टेटस को अचीव किया है, एस्क्राइब्ड नहीं है वो स्टेटस। एस्क्राइब्ड और अचीव्ड में फर्क ये होता है कि आपको कोई चीज मिल गई है बाय बर्थ, ठीक है, तो वो एस्क्राइब्ड है, लेकिन आपने अचीव किया है उसको। तो ये डिक्टेटर वो होते हैं जो अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे वहां पे पहुंचे हैं, इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि इन्होंने वो अचीव्ड स्टेटस लिया है। अगर एस्क्राइब्ड होता तो वो मोनार्की है, अगर बाय बर्थ है वो चीज तो मोनार्की है,
ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने वो चीज अचीव की है, उनके फादर्स ने नहीं दी उनको, या उनकी फैमिली से नहीं मिली, तो वहां पे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ये बेसिक फर्क आता है। हिटलर भी फिर ऑटोक्रेट। हाँ, हिटलर भी ऑटोक्रेट था। हिटलर का एग्जांपल ले सकते हो जर्मनी में, ठीक है, अडोल्फ हिटलर। सर, पर नॉर्थ कोरिया के अंदर जो रूल है उसके फादर से आया था किम जोंग उनके पास आया था, लेकिन किम जोंग उनके जो फादर, उनके ग्रैंडफादर से आया था, उनके ग्रैंडफादर से उनके फादर के पास आया, फादर से इनके पास है, लेकिन उनका जो ग्रैंडफादर है उन्होंने उस चीज को अचीव किया था। ठीक है, डायनेस्टिक रूल नहीं चला रहा, आपकी बात सही है। डायनेस्टिक रूल में क्या होता है, 15-16 जनरेशन होती हैं जहां से रूल चला आ रहा है कंटिन्यूटी में, हजारों साल का रूल है, तो वहां पे मोनार्की बोलते हैं नॉर्मली। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में 10 या 1000 साल का रूल है, सेम फैमिली का पर्सन ही राजा बन रहा है, तो वो मोनार्की है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में जो केस है, हालांकि इन दोनों से अलग है, लेकिन सिर्फ 3 ही जनरेशन हुई है, 3 जनरेशन में डायनेस्टिक रूल नॉर्मली नहीं बोला जाता। हालांकि बोलने को तो इंडिया में बोल देते हैं कि राहुल गांधी डायनेस्टिक रूलर है। डायनेस्टिक मतलब कह रहे हैं उसके फादर थे, उसकी ग्रैंड मदर थी प्राइम मिनिस्टर, अब वो कह रहा है मेरे को बनाओ, तो बोलने को तो इसको भी बोल देंगे डायनेस्टिक रूल। लेकिन एक्चुअल में डायनेस्टिक रूल क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर किंग जो बाय बर्थ जिसका फादर किंग था और फिर वो प्रिंस बना और फिर किंग बने। तो नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं था। नॉर्थ कोरिया में जो डायनेस्टी थी उसको हटा के इनके दादाजी जो हैं किम जोंग उन, इनके ग्रैंडफादर वो पावर में आए थे, तो उन्होंने को हटा के पावर में आए थे। तो ऐसे को मोनार्की नहीं बोला जाता। मोनार्की होता है जब बाय बर्थ आप किसी राजा के बेटे हैं। ठीक है, तो ये फर्क होगा ऑटोक्रेसी और मोनार्की में। जब आप बाय बर्थ किसी राजा के बेटे हैं, मतलब आपको एक एस्क्राइब्ड स्टेटस मिला हुआ है, आप या आपकी फैमिली में से किसी ने अचीव किया है, तो वहां पे हम ऑटोक्रेसी यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो मतलब टेबल, क्रेसी मतलब रूल। रूल थ्रू टेबल इज ब्यूरोक्रेसी। अब टेबल कैसे रूल करेगी, मतलब है टेबल के उस तरफ बैठने वाले का रूल हो। जैसे इंडिया में आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इनको ब्यूरोक्रेट बोला जाता है, इसी को ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। तो वो कैसे रूल करते हैं, टेबल पे बैठ के रूल करते हैं। तो जो टेबल के उस तरफ बैठ के रूल कर रहा हो तो उसको ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, या उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, तो रूल बाय सिविल सर्वेंट्स भी बोल सकते हो। अगर सिविल सर्वेंट रूल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है, या ब्यूरोक्रेट बोलते हैं उन पर्सन को। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब होता है वेल्दी, क्रेसी का मतलब रूल। रूल बाय वेल्दी पर्संस इज प्लूटोक्रेसी। तो अगर कोई पूछे तो क्या इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है क्या, हाँ तो बिल्कुल है, इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है। रूल जो ब्यूरोक्रेट्स है वही चलाते हैं कंट्री को। कंट्री को लीडर्स थोड़ी चला रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनमें से आधे तो बिना पढ़े लिखे हैं, पढ़े ही नहीं है कभी, तो वो कैसे चलाएंगे इतनी बड़ी कंट्री को। उनको कैसे पता कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैनेज होंगे, कैसे किसी सिचुएशन को मैनेज किया जाएगा, कैसे स्कीम बनेगी, कैसे लॉ बनेगा, उस लॉ में लिखा क्या जाएगा। तो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी ज्यादा है। ठीक है, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी है। तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया में, हायर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स एक्चुअली कंट्री को वही चला रहे हैं। हायर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है कि सबसे हायर लेवल का ब्यूरोक्रेट होता है, उसको बोलते हैं कैबिसेक। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है कैबिसेक, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। ये नॉर्मली एक आईएएस ऑफिसर होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। तो ये गाइड करता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि आप लोगों को क्या करना है, ये सिचुएशन आ गई तो क्या करना है, ये आ गई है तो क्या करना है।
तो पूरी कंट्री में एक तरह से समझो इस पर्सन का रूल चलता है। ऐसे ही जो स्टेट होता है उसमें चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी गाइड करता है सीएम को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हर एक स्टेट में चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी भी आईएएस ऑफिसर होता है। तो हर एक स्टेट में चीफ सेक्रेटरी, और ये सब चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी को। तो ऑटोमेटिकली वो इनसे ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का इंडिया में। ठीक है, जो इंडिया को रन करता है। जो सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से लिया, ये सिस्टम इंडिया में ब्रिटिशर्स ने चलाया था। हम इसको पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। ठीक है, तो क्या इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है? बिल्कुल है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये ऑफिसर्स रूल करते हैं, क्योंकि पॉलिसीज बनाने वाले तो यही हैं। पॉलिटिशियंस को पॉलिसी थोड़ी पता है। कोई एक आधा पॉलिटिशियन आता है जो पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, और इतना पढ़ा लिखा हो कि इतनी चीजों को समझ पाए, जियो पॉलिटिक्स समझ पाए। ठीक है, अदरवाइज वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है। तो क्या इंडिया में प्लूटोक्रेसी है? ये तो हर रोज ही न्यूज़पेपर में छपता है कि अडानी अंबानी की सरकार है। ऐसे सुनते हैं हम कि अडानी अंबानी सरकार है, मतलब वो लोग फंड कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, या जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है। ठीक है, उसको फंड करते हैं। फंड करने का मतलब पार्टी को पैसा देते हैं, पैसे से इलेक्शंस को रिग्ड किया जाता है। RIGGED, रिग्ड इलेक्शन मतलब कि क्या बोलेंगे, इलेक्शंस को, वर्ड नहीं आ रहा रिग्ड के लिए मुझे ध्यान। हाँ, अनफेयर का बनाना, मतलब इलेक्शंस को अनफेयर बनाना, मैनिपुलेट करना। हाँ, मुझे भी एकदम से याद है आपको, मैनिपुलेट करना इलेक्शंस को कि कौन जीतेगा। तो इलेक्शंस रिग्ड किए जाते हैं मसल पावर से और मनी पावर से, पैसा देके लोगों को और मसल पावर से डरा के। तो उसमें पैसा लगता है दोनों ही चीजों में। तो इलेक्शंस रिग्ड होते हैं। तो बोला जाता है कि इंडिया में अडानी अंबानी की सरकार है। ठीक है, पहले बोला जाता था टाटा बिरला की सरकार है। बिरला और टाटा दो वेल्दीएस्ट पर्सन थे इंडिया में, अभी इनको बदल दिया है अडानी और अंबानी ने। तो ये ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। तो क्या बोले इंडिया में प्लूटोक्रेसी है? हाँ, कुछ हद तक है, इंडिया में प्लूटोक्रेसी है। जो रिच है उनकी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टेक्नोक्रेसी, TECHNO, टेक्नोक्रेसी। टेक्नो मतलब द पर्सन हु नोज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोक्रेट बोलते हैं उसको। व्हेन टेक्नोक्रेट्स आर रनिंग ए कंट्री या रूल बाय टेक्नोक्रेट्स इज टेक्नोक्रेसी। जब कोई टेक्नोक्रेट रूल कर रहा हो तो उसको टेक्नोक्रेसी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ टाइम पहले मनोहर पारिकर नाम से एक इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर होते थे। मनोहर पारिकर डिफेंस मिनिस्टर बनने से पहले इंडिया के गोवा नाम का एक स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर थे। तो जो मनोहर पारिकर हैं वो IIT से पढ़े हुए थे। तो ही वाज ए टेक्नोक्रेट, वो इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन, IITian थे। तो जब वो रन कर रहा है, जब कोई ऐसा पर्सन रन कर रहा है कंट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत हायर लेवल का पोर्टफोलियो है। इनको पोर्टफोलियो बोलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इनको पोर्टफोलियो बोला जाता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एरिया, कोई एक पर्टिकुलर डोमेन, कोई पर्टिकुलर एरिया। तो एजुकेशन एक एरिया है, हेल्थ एक एरिया है। तो होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इनको पोर्टफोलियो बोला जाता है कि क्या पोर्टफोलियो मिला है किसको। ठीक है, तो किसी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को जब कोई टेक्नोक्रेट रन कर रहा है तो उसको बोलते हैं टेक्नोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थियोक्रेसी। थियो मतलब गॉड, क्रेसी मतलब रूल। तो रूल बाय गॉड इज थियोक्रेसी। तो अब गॉड तो रूल कर नहीं सकता, तो ऑब्वियस है उसके रिप्रेजेंटेटिव रूल करेंगे। तो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जैसे बोला जाता है, आपने एक वर्ड सुना होगा खलीफा, सुना है? अपने यहाँ पे वैसे भी बोल देते हैं कि क्यों खलीफा बन रहे हो, खलीफा सुना है, ऐसे बोल देते हैं। खलीफा मतलब लीडर बन क्यों बन रहा है। तो खलीफा मुस्लिम लीडर, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होता है, उसको खलीफा बोला जाता है। ठीक है, खलीफा रिलीजियस लीडर होता है मुस्लिम वर्ल्ड का। ऐसे ही पोप होता है, पोप सुना होगा। ठीक है, ये क्रिश्चियन वर्ल्ड का लीडर होता है।
तो जब ये लोग कंट्री को रन कर रहे हो या ये पॉलिसी मेकिंग को या गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखते हो तो वहां पे थियोक्रेसी माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, एक सिटी है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक कंट्री है, 1000 लोग रहते हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। इटली यूरोप में, ये एक यूरोप की कंट्री है, यूरोप में कंट्री है बड़ी सी इटली, इटली के अंदर एक कंट्री है ये, मतलब इस कंट्री को चारों तरफ से इटली ने घेर रखा है, ठीक है। तो वेटिकन सिटी में पोप का रूल है, पोप पॉलिसीज बनाता है उस कंट्री के लोगों के लिए, तो थियोक्रेसी हो गई। तो एग्जांपल हो गया वेटिकन सिटी इन यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी, हाँ जी, हाँ थी थियोक्रेसी, पूरे वर्ल्ड में ही थियोक्रेसी थी। जब एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में थियोक्रेसी चल रही थी। इंडिया में भी तो रूल कौन कर रहे थे? ब्राह्मण रूल कर रहे थे ना। राजा किससे एडवाइस लेता था? ब्राह्मण से लेता था। एक सिस्टम था हायरार्की का, तो उस हायरार्किकल सिस्टम में ब्राह्मण ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा हुआ था। तो इंडिया में भी थियोक्रेसी थी। तो एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में ही थियोक्रेसी थी, ठीक है। इंडिया में ब्राह्मण अलग अलग, वर्ल्ड में अलग अलग लोग थे जो अपने आप को रिलीजियस लीडर बताते थे, और दे यूज्ड टू से कि गॉड हैज, गॉड या फिर अलग अलग उस पे जैसे, या अल्लाह, दे हैव सेंड अस टू रूल यू। ऐसा, ऐसे टाइम को ऐसा जो मतलब जब जो ये पुराने टाइम थे उसको बोला जाता है डार्क पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। जब रिलीजन रूल करता था तो डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है उसको। डार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं था, वहां तक सब कुछ चीज बिना लॉजिक के चल रही थी। फिर एक पर्सन आया अरिस्टोटल नाम का, जो हम लोग पढ़ा था। अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ जियोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोलॉजी के दो ब्रांच। जियोलॉजी का फादर भी वही है और फादर ऑफ लॉजिक भी वही है। उस आदमी ने आके पहली बार लोगों को समझाया लॉजिक नाम की कोई चीज होती है। लॉजिक मतलब कॉमन सेंस, कि भाई इन लोगों से पूछो कि ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों को भेजा है गॉड ने, तो तुम्हें ही क्यों चुना गॉड ने, हमें क्यों नहीं चुना। तो उसने पहली बार लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो राइज ऑफ रीजनिंग, उसको एक पीरियड बोलते हैं इनलाइटनमेंट, जो इटली से स्टार्ट हुआ था। एक मूवमेंट आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, रेनेसा मूवमेंट, ठीक है। ये दो वर्ड पढ़े होंगे आप लोगों ने लोअर क्लास में, कोई नहीं, एक्सप्लेन हम करेंगे क्या थे, ठीक है। तो ये जब आए तो फिर डार्क पीरियड का एंड हुआ, मतलब वो पीरियड जहां पे कोई लॉजिक ही नहीं था। कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोगों ने, भगवान ने हमें भेजा है और हम लोग रूल करेंगे, और बाकी लोग उनको फॉलो कर रहे थे। तो उसको डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। कोई लॉजिक नहीं था, कोई क्लियरिटी नहीं, ठीक है। तो एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में थियोक्रेसी थी, ठीक है। मेरिटोक्रेसी, मेरिट बेस्ड, अगर कोई पर्सन मेरिट के बेस पे रूल कर रहा है, ठीक है। मेरिट का मतलब हो गया बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। मेरिट का मतलब है यहां पे एफिशिएंसी। मेरिटोक्रेसी को तो सिंपल लिखो, रूल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट का मतलब ब्रैकेट में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, जो अपनी अचीव्ड स्टेटस की वजह से, अभी समझाया था, एस्क्राइब्ड मतलब उसने वो चीज बाय बर्थ मिली है, अचीव किया है उसने वो चीज, ठीक है। तो वो होता है मेरिटोक्रेसी। तो क्या इंडिया में मेरिटोक्रेसी है? बिल्कुल है। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो बाय बर्थ प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है उसके फादर, तो वो मेहनत करके आया है, एमपी बना है, एमपी के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इंडिया में मेरिटोक्रेसी भी है, ठीक है। आज इतनी पढ़ेंगे, कुछ और बची हुई उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।